हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी बीएलएड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें हम लोग यूनिट सेकंड देखेंगे। यूनिट सेकंड का नाम है ज्ञान। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लॉन्ग आंसर है, पाठ्य पुस्तकों से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को बताइए या महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है वो बनेगी पाठ्य पुस्तक, जिसमें हम देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तक का महत्व सर्वाधिक है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिसमें वह शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए सुगम हो पाता है और सीखने के अनुभवों में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है और पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान और अनुभवों को संचित किया जा सकता है। इसमें जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों का बहुत ही अधिक महत्व है और इससे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सुगम हो पाता है, जिससे पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अतीत के ज्ञान और अनुभवों को भी संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसमें देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कॉर्नबर्ग ने कहा है कि अमेरिका में आज के शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है। ये कॉर्नबर्ग ने कहा है कि इसका विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो अतीत में भी बहुत अधिक महत्व था और आज भी यह इसको जन सामान्य को भी लोकप्रियता प्राप्त होती है, और क्योंकि पाठ्य पुस्तक विद्यालय या कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो किसी एक विषय से संबंधित विषयों की पाठ्य पुस्तकों का पृथकीकरण करती है। ये इसका पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किया जाता है। देखेंगे कौन कौन से कारण हैं। पाठ्य पुस्तकों शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार विषय का संक्षिप्त ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है। इसमें छात्र शिक्षक के समय की बचत होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को यह जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु का अध्यापन करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्कूली ज्ञान और गैर स्कूली ज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग बनती है कि स्कूली ज्ञान और गैर स्कूल ज्ञान। देखेंगे कि स्कूल ज्ञान एक औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से संरचित शैक्षणिक तत्वों और अवधारणाओं के सीखने का वर्णन करता है, और स्कूली ज्ञान में सीखने की गतिविधियां शामिल होती हैं जो स्वैच्छिक और अस्वनिर्धारित जीवन भर और मुख्य रूप से आंतरिक हितों तथा जिज्ञासा, अन्वेषण, हेरफेर, खटाशी कार्यों पूरा करने में सामाजिक संपर्क से प्रेरित होती है। स्कूली ज्ञान इसमें जो बताया गया है कि औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से शैक्षणिक तत्वों और अवधारणाओं के सीखने का वर्णन होता है, और इसमें स्कूली ज्ञान में सीखने की जो गतिविधियां हैं वो शामिल होती हैं। आगे देखेंगे, स्कूली ज्ञान को एक औपचारिक पाठ्यक्रम द्वारा निर्देशित ज्ञान आयोजित किया जाता है और एक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त कैंडिडेट की ओर जाता है, जैसे हाई स्कूल पूरा करने वाला डिप्लोमा या डिग्री, और अक्सर निर्देशित एक व्यवस्थित शिक्षा मॉडल से मेल खाती है और एक निर्धारित सेट के अनुसार संरचित प्रशासित कानूनों और मानदंडों, उद्देश्यों, सामग्री में कार्यप्रणाली के
संबंध में एक कठोर पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्कूल के ज्ञान में एक पदानुक्रम संचित कालानुक्रम रूप से वर्गीकृत शिक्षा प्रणाली शामिल है जो विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में चल रही है और इसमें सामान्य शैक्षणिक अध्ययन, पूर्णकालीन, तत्कालीन और व्यावसायिक शिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रमों और संस्थानों की एक किस्म शामिल है। जिसमें देखेंगे कि स्कूल बाहर के ज्ञान में वो लोग शामिल होते हैं जो सप्ताहांत और छुट्टियों पर स्कूल से पहले और बाद में संचरित होते हैं। ज्ञान जो अपनी प्रतिभा को विकसित करने और पोषण करने में होता है। नेक्स्ट देखेंगे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करते हैं और उनके लिए वयस्कों और पुराने युवाओं के साथ बांधने में अवसर प्रदान करते हैं जो सकारात्मक भूमिका मॉडल है। इस ज्ञान में कई प्रकार के मॉडल और दृष्टिकोण शामिल होते हैं और कुछ विशेष रूप से पाठ्यक्रमों जैसे ट्यूशन है, होमवर्क, सहायता के माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाने पर केंद्रित है और दूसरों को विशेष रूप से दृश्य प्रदर्शन और पाककला में संस्कृत सर्वधन प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये स्कूली ज्ञान और गैर स्कूली ज्ञान में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य व महत्व को बताइए और विद्यालय व समाज के संबंध पर विस्तार से लिखिए। तो इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है वो बनती है कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य व महत्व। तो जिसमें देखेंगे व्यक्तित्व का विकास। इसमें देखेंगे कि विद्यालय बालक की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको सीखने में अत्यंत आवश्यकता है। केवल विद्यालय को सीमा के अंतर्गत हो जिसका विद्यालय का अनुकूल वातावरण मिल पाता है, जिसमें नियोजित रूप से चालक या क्रमबद्ध शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास किया जाता है। जो व्यक्तिगत विकास है उसमें बताया गया है कि जो व्यक्तिगत विकास है वो बालक के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है और इसमें बालक को क्रमबद्ध शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक रूप से इसमें विकास किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। बालक अपने शिक्षक, साथियों और पुस्तकों तथा स्वयं के अनुभवों के द्वारा स्वयं विकास करता है और कुछ ना कुछ वह सीखता है। ये व्यक्तिगत विकास में बताया गया है कि बालक कुछ ना कुछ अपने आप से सीखता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मानवीय गुणों का विकास। तो इसमें बताया गया है कि विद्यालय में बालक की मानवीय गुणों का विकास पर बल दिया जाता है। इसमें समाज उपयोगी आदतों का निर्माण किया जाता है जिसमें वह अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और अन्य व्यक्ति और धर्मों, भाषाओं, जाति, ग्रंथों एवं मान्यताओं के अति उदार दृष्टिकोण रख सके। इन सभी गुणों के बिना मनुष्य समाज में समायोजित नहीं हो सकता है, अतः विद्यालय इन गुणों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो मानवीय गुणों का विकास है उसमें बताया गया है कि विद्यालय इस मानवीय गुणों पर बहुत अधिक बल देता है और जो समाज के लिए उपयोगी आदतें हैं उनका निर्माण करता है और इसमें व्यक्ति, धर्म, भाषाओं और जाति, ग्रंथों और मान्यताओं पर दृष्टिकोण रखता है और उन सभी गुणों के बिना मनुष्य समाज में समायोजित नहीं कर सकता है। यदि व्यक्ति के पास ये सभी गुण नहीं है तो व्यक्ति समायोजित नहीं कर पाता है और विद्यालय इन गुणों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखेंगे। सांस्कृतिक चेतना का विकास। इसमें देखेंगे विद्यालय का वातावरण वहाँ की संस्कृति से अवश्य प्रभावित होता है और विद्यालय और बालक उन प्रभावों से प्रभावित होता है जो विद्यालय में विभिन्न समुदाय, धर्म, जाति एवं परिवार एवं संस्कृतियों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। अतः उनकी भाषा, व्यवहार, कार्यढंग और पहनावा, रहन सहन आदि के संबंध में विद्यालय बालकों को प्रभावित करता है और सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सांस्कृतिक चेतना का विकास है। इसमें बताया गया है कि जो बालक है वो
विभिन्न समुदाय या जाति के बालकों को पढ़ता हुआ देखकर तथा उनकी भाषा व व्यवहार तथा कार्य ढंग और पहनावा देखकर, रहन सहन देखकर वह विद्यालय में जो बालक है उनको प्रभावित करता है और उन्हें सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखेंगे आदर्श समाज का निर्माण। इसमें देखेंगे कि जब विद्यालय के वातावरण को बालक के विकास तथा समाज के वातावरण के अनुकूल बनाया जाएगा तो बालक समाज में पहुंचकर संकोच नहीं करेगा, अपितु स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेगा और आदर्श व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर वह एक आदर्श समाज का निर्माण करेगा। अतः विद्यालय में बालक आदर्शता का पाठ सीखता है। ये आदर्श समाज का निर्माण इसमें बताया गया है कि जब विद्यालय के वातावरण को बालक के लिए विकास तथा समाज के लिए अनुकूल बनाया जाएगा और इसमें बालक समाज में पहुंचकर संकोच नहीं करेगा। जब विद्यालय के वातावरण को बालक के विकास के समाज के वातावरण के अनुकूल बनाया जाएगा तो वह समाज में पहुंचकर संकोच नहीं करेगा और वह एक आदर्श व्यक्तित्व का जीवन व्यतीत करेगा और आदर्श समाज की स्थापना करेगा और विद्यालय में बालक आदर्शता का ही पाठ सीखेगा। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट वातावरण। इसमें देखेंगे कि बालक का घर पर अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। विशिष्ट वातावरण में बताया गया है कि बालक का जो घर पे अध्ययन है वह ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। अनेक प्रकार के जैसे शोरगुल है, कामकाज है, समस्याओं के कारण वह घर पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही माता पिता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अध्ययन के लिए विद्यालय का शांत वातावरण, उचित स्थान, अन्य बालकों को देखकर बालक स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित होता है और बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा विद्यालय में ही दी जा सकती है। ये विशिष्ट वातावरण में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय एवं समाज में संबंध की आवश्यकता। तो देखेंगे कि विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है तो समाज अनौपचारिक है। वर्तमान परिस्थितियों में इन दोनों के बीच संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है और अनुभव की जा रही है कि ये कुछ कारण इस प्रकार हैं। देखेंगे विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। विद्यालय है जो समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं अतः यहाँ समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताएं प्रतिबंधित होनी चाहिए और विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज इन आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय को एक छोटा समाज कहा जाता है। जो विद्यालय है उसे एक छोटा सा समाज बोला जाता है। अतः विद्यालय को चाहिए कि बच्चा एक वास्तविक जीवन के अनुभवों से परिचित कराएं। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तकीय शिक्षा तभी सार्थक है जब उन्हें मिले अनुभवों को वास्तविक जीवन में जोड़ा जाए और बच्चे स्वयं चीजों को देखें और स्पर्श करें, महसूस करें और उन्हें जानें। ये बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में समायोजन की आवश्यकता का विकास करना है और ऐसा विद्यालय समाज के संबंध बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के संदर्भ में स्थानीय तथा सार्वभौमिक में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञान के विभिन्न तत्व देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम देखेंगे स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो स्थान अर्थात क्षेत्र विशेष से ही संबंधित होता है। स्थानीय ज्ञान वह है जो एक क्षेत्र विशेष से ही संबंधित होता है। जैसे उदाहरण के लिए है सभी कुओं का पानी खारा है, यह स्थानीय ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान हर जगह कुओं पर लागू नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हर कुएं का पानी खारा नहीं हो सकता है। ये स्थानीय ज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर पूरे संसार से संबंधित होता है। सार्वभौमिक ज्ञान वह है जो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर पूरे संसार से संबंधित होता है। अर्थात उदाहरण के लिए
जैसे पानी को जमाने पर बर्फ बनती है। जैसे पानी को जमाने पर बर्फ बनती है और पानी को उबालने पर पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है, क्योंकि यह संसार के सभी क्षेत्रों के लिए यह सत्य है, इसीलिए यह सार्वभौमिक ज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो हम इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, और कोई भी व्यक्ति उस इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और बादलों से वर्षा होती है, और पानी उबालने पर भाप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अप्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें देखेंगे अप्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जिसे हम अन्य माध्यमों से प्राप्त करते हैं, और अप्रत्यक्ष ज्ञान की इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जैसे आत्मा अजर अमर है, स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे सैद्धांतिक ज्ञान। इसमें देखेंगे इस वर्ग में वह सब ज्ञान आता है जिसे हम बुद्धि द्वारा प्राप्त करते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे तर्क के आधार पर प्राप्त करते हैं, और यह सत्य भी हो सकता है, अर्ध सत्य भी हो सकता है, और असत्य भी हो सकता है। जैसे मनुष्य अपने पूर्व संस्कार लेकर पैदा होता है, ये सैद्धांतिक ज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान में संबंध। इसमें देखेंगे कि ज्ञान के संदर्भ में स्थानीय और सार्वभौमिक बहुत गहरे से संबंध है। वस्तुतः स्थानीय ज्ञान किसी विशिष्ट क्षेत्र तथा समाज और संस्कृति से संबंधित होता है। स्थानीय ज्ञान जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है कि क्यों कुओं का पानी खारा है, वह स्थानीय ज्ञान है। बालक प्रथम ज्ञान के स्थानीय रूप से ही प्राप्त करता है, जिसमें स्थानीय घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बालक का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्त का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है, और बालक अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करके अपना ज्ञान सृजित करता है और जीवन की सार्थकता पाता है। ये स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान में संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सार्वभौमिकता का अर्थ है कि ऐसा ज्ञान जो सभी समय, स्थान और लोगों के लिए सत्य हो, वह सार्वभौमिक है। और सार्वभौमिक ज्ञान अर्थात ज्ञान की श्रेणी में आता है। सार्वभौमिक ज्ञान का लक्षण अनिवार्यता भी है, जिसके अनुसार यह विदित होता है कि ऐसा ज्ञान जो बिना अपवाद के सत्य हो, अर्थात इसमें निश्चयता होती है। और ऐसे ज्ञान के उदाहरण गणित में पाए जाते हैं, अर्थात गणित में पाए जाने वाले ज्ञान अनिवार्य तो होता ही है, और यह सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक भी होता है। जैसे 2 या 2 का योग बराबर 4 होता है, और यह सदैव सब स्थान पर और सभी लोगों के लिए यह सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए पाठ्य सामग्री का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें हेडिंग बनती है कि पाठ्य सामग्री का चयन। तो इसमें देखेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। पाठ्य सामग्री में ऐसे उपयोगियों को चुना जाना चाहिए जो छात्रों की योग्यताओं एवं क्षमताओं के लिए अनुभव हो। इसमें बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयुक्त सिद्धांतों पर ध्यान में रखकर सामग्री का चयन करना चाहिए, और पाठ्य सामग्री में ऐसे उपयोगियों को चुना जाना चाहिए जो छात्रों के लिए उपयुक्ता हो और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग। इसमें नेक्स्ट देखेंगे बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, जिसमें देखेंगे कि मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के सामाजिक एवं भौतिक साधनों का प्रयोग करता है, और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मानव समाज का विकास निहित है। और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री की सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे भोजन प्राप्त करने के साधन, वस्तुओं की आवश्यकता, उन्हें प्राप्त करने के साधन, आवास का महत्व, और आवास निर्माण तथा विकास में प्रयुक्त साधन, श्रम, परिवहन, प्रकाश, शिक्षा, मनोरंजन आदि का मानव जीवन में
महत्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक वातावरण से संबंधित सामग्री। इसमें देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में विकास में भौतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भौतिक वातावरण के अनुकूल मनुष्य को अपने जीवन को ढालना होता है और भौतिक वातावरण के कारण ही मानव जीवन में इतनी विविधता विद्यमान होती है कि जैसे मानव जीवन में भौतिक वातावरण का महत्व बताने के लिए इससे संबंधित कई प्रकरण और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी, वर्षा, धूप, मौसम, प्राकृतिक वनस्पतियां, खनिज साधन, वन, पर्वत, नदियां आदि, पशु जीवन आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री। इसमें देखेंगे बच्चे का जन्म परिवार में होता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन के प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री आवश्यक सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे व्यक्ति का परिवार से संबंध, परिवार से विभिन्न सदस्यों का परस्पर संबंध और परिवार से सहयोग तथा सद्भावना महत्व, परिवार से स्नेह, आदर, सत्कार भी उपयोगिता, जैसे माता पिता के अधिकार एवं माता पिता तथा अन्य वृद्धों के प्रति बच्चों के कर्तव्य, परिवार के और आर्थिक विकास तथा उसके जीवन स्तर से उन्नत करने की सदस्यों का योगदान, नागरिक तथा सामाजिक विकास की भूमिका से, ये पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री। इसमें देखेंगे कि मनुष्य को केवल भौतिक पर्यावरण के अनुकूल ही अपने आप को नहीं ढालना, बल्कि सामाजिक वातावरण के साथ ही अनुकूलन स्थापित करना होता है, अतः वह उस सामाजिक वातावरण तथा उसकी विकासशीलता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में यह सामग्री सम्मिलित की जा सकती है, जैसे पड़ोस का महत्व, गांव और नगरों और विकास, स्कूल से विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों एवं संगठन, धार्मिक संस्थान और त्योहार, खेल और खेत से होता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक वातावरण से संबंधित सामग्री। इसमें देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को बताया जाता है कि मानव जीवन के विकास, आर्थिक व्यवस्था का कितना महत्व स्थान है और इसके लिए सामाजिक जीवन में आर्थिक बात संबंधित सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे लोगों के विभिन्न प्रकार के व्यय, उद्योग, धन का लेन देन, वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान, जीवन स्तर का उन्नत बना और बेकारी की समस्या आदि।